मेरे स्टेट में, मेरे क्षेत्र में एचएमटी की फैक्ट्री थी, वो घड़ियां बनाना बंद हो गया। जिन लोगों ने जिनकी सरकार में वो घड़ी बनाने का कारखाना शुरू हुआ, मुझे लग रहा है कि उन लोगों की घड़ी भी अब बंद होने वाली है। लेकिन कम से कम अब हमारी सरकार आई है, वहां अगर आप घड़ी न बनाए तो मेरा क्षेत्र पूर्व सैनिकों का क्षेत्र है, वर्तमान सैनिकों का क्षेत्र है। मेरे क्षेत्र में वहां डिफेंस की हमारी कमेटी गई है, उसने कहा कि यहाँ डिफेंस के प्रोडक्शन होते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वहां तत्काल डिफेंस प्रोडक्शन शुरू किया जाए। कहते हैं राजा वो नहीं है जो भूखंडों पर राज करता है, राजा तो वो है जो लोगों के दिलों पर राज करता है। महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का व्यक्तित्व भी उस राजा की तरह है जो लोगों के दिलों में राज करता है। 17 जून 1942 को जन्मे भगत सिंह कोश्यारी बागेश्वर के एक अति दुर्गम गांव नामती चिट्टा बगड़ के एक साधारण परिवार में पैदा हुए। प्रारंभिक शिक्षा के बाद वे उच्च शिक्षा के लिए अल्मोड़ा आ गए। उस वक्त अल्मोड़ा कॉलेज आगरा विश्वविद्यालय से संबद्ध था। उन्होंने अल्मोड़ा कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। उस दौरान वे छात्र राजनीति में काफ़ी सक्रिय रहे। साल 1961 में उन्हें अल्मोड़ा कॉलेज छात्र संघ का महासचिव चुना गया। भगत सिंह कोश्यारी छात्र जीवन से ही संघ के स्वयंसेवक रहे। कॉलेज के दिनों से ही वे संघ के प्रचार के लिए गांव-गांव जाने लगे थे। साल 1975 में जब देश पर आपातकाल थोपा गया तो उन्होंने उसका पुरजोर विरोध किया, जिसके चलते उन्हें करीब 2 साल की जेल हुई। इसके बावजूद वे झुके नहीं। उन्होंने तब की सरकारों की गलत नीतियों का विरोध जारी रखा। साथ ही उत्तराखंड में बीजेपी और संघ को मजबूत करने का कार्य भी किया। भगत सिंह कोश्यारी ने संघ और बीजेपी का संगठन खड़ा करने के लिए उत्तराखंड के गांव का भ्रमण भी किया। उस दौरान उनके संपर्क में हजारों लोग आए। साथ ही उन्हें उत्तराखंड के गांव में रह रहे लोगों की समस्याओं को करीब से समझने का मौका मिला। उन्हीं दिनों उन्होंने अपने साथ कई उत्साही युवाओं को जोड़ा जो आगे चलकर उनके राजनीतिक सहयोगी बने। माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी हमारे आदर्श हैं और मुझको पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को और मंत्री धन सिंह रावत जी को और अब हमारे बीच में नहीं हैं प्रकाश पंत जी को, ऐसे ही असंख्य लोगों को राजनीति में लाने वाले वही हैं। माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी, मैं सही कहूँ तो वो गुदड़ी के लाल हैं और उनका जीवन इतने सामान्य स्थितियों से शुरू हुआ और वो शिखर तक पहुँचे। तो इसके पीछे हमने देखा कि उनके अंदर देखिए अनुशासन, उनके अंदर कर्मठता, उनके अंदर सादगी, सरलता। मैं सही बताऊं तो पूरे देश के अंदर मैं बहुत सारे लोगों के संपर्क में आया, बहुत सारे लोगों के साथ काम करने का अवसर मिला। उनके साथ एक विशिष्ट सा अनुभव मुझे हुआ, बहुत कुछ हमें भी उनसे सीखने का अवसर मिला। भगत सिंह कोश्यारी अपनी सादगी के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने अपने जीवन में कभी दिखावे को महत्व नहीं दिया। वे साधारण वस्त्र पहनते हैं जिसमें धोती, कुर्ता, वास्कट और टोपी शामिल है, या यूं कहें कि उनका पहनावा पूरे उत्तराखंड की एक झलक है। उनका भोजन भी साधारण है। वे अमूमन खाने में खिचड़ी और कड़ी चावल ही लेना पसंद करते हैं। भगत सिंह कोश्यारी शिक्षक भी रहे हैं। 70 के दशक में उन्होंने पिथौरागढ़ के शिशु मंदिर में अध्यापन का कार्य किया। उस दौरान उन्होंने एक पूरी पीढ़ी के मन में राष्ट्रवाद की अलख जगा दी थी। उनके पढ़ाए हुए छात्रों में से कई देश विदेश में बड़े पदों पर कार्य कर रहे हैं। भगत सिंह कोश्यारी के जानने वालों का कहना है कि वे आज भी शिक्षक ही हैं। वे जब भी नौजवानों से मिलते हैं उनका मार्गदर्शन करते हैं। भगत सिंह कोश्यारी के लिए उत्तराखंड की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में संघ
और बीजेपी की जड़ें जमाना आसान नहीं था। ऐसे समय में उन्होंने अपना अधिकांश वक्त गांव में ही बिताया, या यूं कहें कि वे रात्रि प्रवास गांव में ही किया करते थे, जिससे उनके साथ कई लोग जुड़े, जिनमें कई युवा भी थे, जिन्हें भगत सिंह कोश्यारी ने संघ की शाखाओं की जानकारी दी, उन्हें प्रचार से जोड़ा और लोगों से मिलना जुलना सिखाया। बाद में उन युवाओं को वे राजनीति में लेकर आए, जो आज विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री तक बन चुके हैं। मुझे भारतीय जनता पार्टी में लाने का और मेरा मार्गदर्शन करने का, मुझे उचित रास्ता देने का, एक नौजवान के रूप में भटक रहा था, संघर्ष कर रहा था, मुझे यहाँ लाए, मुझे मौका दिया। आज मैं दूसरा विधायक हूँ, तो निश्चित रूप से इसमें भगत दा का आशीर्वाद है। ये वो व्यक्ति हैं, उन सूचियों में इनका नाम है कि जिन्होंने देश की सेवा के लिए, संगठन की सेवा के लिए अपना घर परिवार नहीं बसाया साहब, हम जैसे लोगों को सींचने का काम किया है। ऐसे माननीय भगत दा के लिए हम उनको उज्जवल भविष्य की और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से कहूँ कि तो मुझे चुने उन्होंने एक पुत्रवत, हमेशा उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में हमेशा उन्होंने अपना मार्गदर्शन दिया, जिसके कारण से हम आज समाज के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड में भगत दा के नाम से जाने जाते हैं। वे बड़ों के भी भगत दा हैं, छोटों के भी भगत दा हैं। असल में कॉलेज के दिनों से लेकर सक्रिय राजनीति में जब तक वे रहे, गांव में ही प्रवास करते रहे। उनके बारे में कहा जाता है कि वे राज्य के 13 में से 10 पहाड़ी जिलों के करीब 80% गांव में प्रवास कर चुके हैं, या यूं कहें कि उनका 10 पहाड़ी जिलों के 80% गांव के लोगों से सीधे संवाद रहा है, जिनकी सुध वे आज भी लेते हैं। आज देखिए, वो हमारी आर्थिक राजधानी एक किस्म से कहिए मुंबई है, तो वहाँ के महामहिम राज्यपाल हैं। वहाँ रहने के बावजूद भी उन्होंने अपना संपर्क, अपना स्नेह प्रेम उत्तराखंड से नहीं छोड़ा। देश भर के कार्यकर्ताओं से, संगठन के लोगों से तो बात करते ही हैं, लेकिन छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से वहाँ पर वो सबको फ़ोन करते हैं। मुझे लोग बताते हैं कि आज भगत दा का फ़ोन आया था। भगत सिंह कोश्यारी जी माननीय राज्यपाल महाराष्ट्र, जितना आज वो महाराष्ट्र के राज्यपाल होने के बाद भी उनका पहाड़ के लोगों के साथ बराबर संपर्क रहता है, और पहाड़ के दूरस्थ तक भी उनको लोग मानते हैं। अगर कोई निमंत्रण वगैरह देता है तो उनमें जाने की कोशिश करते हैं, पर राज्यपाल का पद जो है वो संवैधानिक पद होने की वजह से कई दफ़े प्रॉब्लम होती है, फिर भी वो उन लोगों को चिट्ठियां भेज करके अपनी तरफ से शुभकामनाएं प्रकट करते हैं। भगत सिंह कोश्यारी जी के जानने वालों का कहना है कि उनका मन पहाड़ों में बसता है। ये बात सच भी लगती है। महाराष्ट्र का राज्यपाल बनने के बाद भी वे पहाड़ों पर जाने का मौका नहीं छोड़ते हैं, और अगर कोई उन्हें आमंत्रित करता है तो उनकी कोशिश रहती है कि वे उस कार्यक्रम में पहुंचें। भले ही कार्यक्रम छोटा हो, उनके लिए कार्यक्रम से ज़्यादा अपने लोगों के बीच रहना महत्व रखता है। यही वजह है कि पहाड़, मैदान, कुमाऊं और गढ़वाल के लोग उन्हें अपना कहते हैं, यानी वे पूरे प्रदेश के लोगों के मन में बसते हैं। उनको यहाँ लोकल में हम लोग भगत दा कहते हैं, और भगत दा छोटों के भी भगत दा हैं, बुजुर्गों के भगत दा हैं, माताओं बहनों के सबके भगत दा हैं, और हमारी भी भगत दा है। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि वो दीर्घायु हों और इसी तरह और श्रेष्ठता से अपने जीवन में सभी लोगों के लिए उत्कृष्ट कार्य करते रहें। जो कोई भी व्यक्ति किसी भी समय जाता है वो मिलने के लिए तैयार रहते हैं। उनका कोई ऐसा वो नहीं होता कि अगर आपने टाइम लिया है तभी वो मिलेंगे, ऐसा नहीं है। वो जब भी अगर वो घर पे हैं, महाराष्ट्र राज्यपाल हाउस में हैं, तो वो ज़रूर मिलते हैं लोगों से। उन तक बात पहुंचनी चाहिए तो वो मिलते हैं। भगत सिंह कोश्यारी की जीवटता, कर्मठता और सरलता की तारीफ विपक्षी नेता भी करते हैं। उसकी वजह भी है, उन्होंने न केवल अपनी पार्टी के नेताओं का बल्कि विपक्षी दल के नेताओं का भी मार्गदर्शन किया है। खासकर 2002 में उत्तराखंड में राज्य गठन के बाद जो पहला चुनाव हुआ, उसमें जो नए सदस्य जीतकर सदन में पहुंचे थे, उन्हें भगत दा से काफ़ी कुछ सीखने को मिला, जिसमें संसदीय परंपराएं अहम हैं। भगत सिंह कोश्यारी जी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। जब हम लोग पहली बार विधानसभा में विधायक बन के गए तो वो नेता प्रतिपक्ष थे और एक सादगी
के साथ मिलते थे और हाउस में चीज़ों को उठाते थे। हम लोगों को कई बार टोकते भी थे कि आप लोग जो है नए हो, इन चीज़ों को सीखो, ऐसा करो। तो अच्छा समय उनके साथ रहा। आज तो वो जो हैं गवर्नर हैं महाराष्ट्र के, और मेरी शुभकामनाएं हैं। जो कुछ उनसे हमको सीखने को मिला उसके लिए हम उनका हमेशा हृदय से आभार प्रकट करते हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक, तराई तक वो अजात शत्रु हैं। उन्होंने दलों की सीमा से बाहर उठकर काम किया, सबके साथ सुख दुख का संबंध बनाया। और आज मैं कह सकता हूं कि हमारे वर्तमान सांसद जिस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, निश्चित रूप से बढ़ा रहे हैं, लेकिन भगत दा को पूरा उत्तराखंड मिस करता है। महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष तो रहे ही हैं, वे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। वे यूपी विधान परिषद के सदस्य भी रहे हैं। वहीं उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद उन्होंने पहले नित्यानंद स्वामी कैबिनेट में मंत्री का पद संभाला और फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी निभाई। यही नहीं, भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। साल 2008 में भगत सिंह कोश्यारी राज्यसभा के सदस्य बने और 2014 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। इस दौरान उन्होंने कई संसदीय समितियों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी निभाई। कई पदों पर रहे, विधान परिषद के सदस्य रहे, यहाँ के अध्यक्ष रहे, भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के अध्यक्ष रहे, और हमारे उत्तराखंड सरकार में मुख्यमंत्री भी रहे, सांसद रहे, महाराष्ट्र के अभी राज्यपाल भी हैं। तो उनका जो जीवन है सादगीपूर्ण जीवन है, सादा जीवन और उच्च विचार वाले हमारे व्यक्ति हैं। साल 2014 में भगत सिंह कोश्यारी ने नैनीताल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। उस चुनाव में जनता का उन्हें बड़ा समर्थन मिला। उन्होंने 2,83,000 से भी ज्यादा मतों के अंतर से अपने प्रतिद्वंदी को हराकर इतिहास रच दिया। इससे पहले इस सीट पर 1957 से 2014 तक कांग्रेस को 10 बार जीत हासिल हुई थी। पार्टी को बहुत ऊंचाइयां दी, अध्यक्ष बने, मुख्यमंत्री बने, नेता प्रतिपक्ष बने। तो इस तरह से संगठन के कामों के लिए समर्पित रहे। नैनीताल उधम सिंह नगर के सांसद बने और उनके बाद मुझे ये अवसर दिया गया। जब मुझे चुनाव लड़ाया गया तो उस समय भगत दा लगातार उस क्षेत्र में तो रहे ही, और ये सबसे कहा कि मुझ में और अजय में कोई अंतर नहीं है। साथ में पूरे उत्तराखंड का उन्होंने भ्रमण किया। इस क्षेत्र से वो सांसद रहे हैं। इस क्षेत्र में बहुत सारे काम उन्होंने करवाए हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो केंद्रीय विद्यालय खुला है खटीमा में, जो अपने आप में एक बहुत कठिन काम था, असंभव सा लगने वाला काम था, वो कोश्यारी जी के कारण से ही जो है यहाँ पर संभव हो पाया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं। माननीय राज्यपाल महोदय श्रीमान भगत सिंह कोश्यारी जी हमारे हल्द्वानी उधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र के लोकसभा सदस्य रहे हैं। पूर्व में इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री रहे हैं, साथ ही पूर्व में ऊर्जा मंत्री रहे हैं। और जहाँ तक मैंने अपने जीवन काल में मेरा जितना उनसे परिचय है, उनका सदैव मुझे आशीर्वाद मिलता रहा। और साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि पूरे उत्तराखंड का गौरव है वो, और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भारत सरकार ने उनको दी है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, और महाराष्ट्र के अंदर राज्यपाल का पद देना अपने आप में उनकी श्रेष्ठता को दिखाता है। जब माननीय कोश्यारी जी नैनीताल लोकसभा से चुनाव लड़े थे और वो सीट हमेशा कांग्रेस की मानी जाती थी शुरू से। एक दफ़े हमारी बीजेपी से मिसेज पंथ लड़ी थी तो वो जीती थी। उसके पहले बलराज पासी जी जीते थे पर बहुत कम मार्जिन से। लेकिन कोश्यारी जी ने जो जिस ढंग से चुनाव लड़ा उसको मानते हुए उनकी ऐतिहासिक जीत वहाँ पे हुई। लगभग 2.25-3 लाख वोटों से वो जीते। भगत सिंह कोश्यारी जी ने सांसद के तौर पर भी शानदार कार्य किया। वे 2014 से 2019 तक नैनीताल उधम सिंह नगर से सांसद रहे। उस दौरान उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में काफी विकास कार्य करवाए जिसे लोग आज भी याद करते हैं। उन्होंने जितना महत्व हल्द्वानी को दिया उतना ही विकास कार्य चोरगलिया में करवाए। वहीं सिडकुल की समस्याएं भी सुलझाई। उन्होंने खटीमा में केंद्रीय विद्यालय खुलवाया। उनके संसदीय क्षेत्र में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां उनकी नज़र नहीं पड़ी हो। उन्होंने
हर तरफ विकास कार्य करवाए, जिससे वे अपने क्षेत्र के लोगों के मन में बस गए। माननीय श्री भगत सिंह कोश्यारी जी इस समय हमारे लोकसभा के सांसद हुआ करते थे, तो वो जब यहाँ सांसद बने उस दौरान यहाँ पर हमारे खटीमा का जो विकास है होना शुरू हुआ और बहुत अत्यधिक काम हुए और हमारा खटीमा आगे की ओर बढ़ता जा रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। तब आप तो लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, जब भगत सिंह कोश्यारी जी यहाँ के सांसद हुआ करते थे तब कहा जाता है कि काफ़ी काम हुआ, क्या ऐसा सही है क्या? नहीं, जो काम हुआ इसमें दूर नहीं, उनके सामने काम हुआ इसमें दो राय नहीं। मतलब आप कह रहे हैं कि भगत सिंह कोश्यारी जी के समय में थोड़ा नहीं, अच्छा रहा, इसमें दो राय नहीं। जो अच्छा रहा उसमें काम किया जाएगा बात है। तो उसमें पहले भी क्या भगत जी ने क्या क्या काम कराया? अब यहाँ पर अब उनके तो बहुत दिन हो गया, काम तो गिनाना बड़ा मुश्किल है, बहुत दिनों से बात है। अच्छा, लेकिन जब मुख्यमंत्री रहे तभी इनका काम ठीक रहा। भगत सिंह कोश्यारी जी के टाइम पे यहाँ एक स्वीकृति किया गया हाईटेक शौचालय, उसके मतलब बनाने से बहुत सुविधा हो रही है यहाँ के जो बाहर के लोग आते हैं हाईटेक शौचालय से, और अच्छा काम किया उन्होंने। भगत सिंह जब यहाँ के सांसद थे तो बहुत मतलब अच्छा खासा विकास हुआ था यहाँ पे इंडस्ट्री एरिया में। भगतदा उत्तराखंड की राजनीति में अपने प्रशासनिक निर्णयों के लिए भी जाने जाते हैं। उनके बारे में कहा जाता है वे राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी फैसले नहीं लेते थे, उनके लिए देश हित सर्वोपरि रहता था। उत्तराखंड में ऊर्जा मंत्री रहते हुए उन्होंने टिहरी झील में जलभराव का जो फैसला लिया, उससे बीजेपी को राजनीतिक दृष्टि से भले ही नुकसान हुआ हो, लेकिन उनके फैसले से वहां बिजली का उत्पादन शुरू हो सका, जिससे आज देश के कई राज्यों में बिजली की आपूर्ति हो रही है। वो ऊर्जा मंत्री के रूप में उत्तराखंड में थे तो टिहरी डैम जो आज हमारा चालू हो गया है, जिसमें से बिजली का उत्पादन शुरू हो गया है, वो 30 वर्षों से लंबित पड़ा हुआ था। और मैं कहूँगा कि उनकी जीवटता, उनकी कर्मठता और उनका एक कमिटमेंट था कि किसी भी कीमत पर उन्होंने जो है देश के हित को आगे रखकर, यानी पार्टी के हित को पीछे किया। उस समय में वो ऊर्जा मंत्री थे और वहाँ के जिलाधिकारी और वहाँ के पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट थी कि अगर ये टिहरी डैम के काम को फिर से चालू करवाया गया तो यहाँ पर टिहरी डैम तो बन जाएगा लेकिन आपकी पार्टी चली जाएगी। कोश्यारी जी ने कहा उस समय कि मुझे पार्टी की चिंता नहीं है, मुझे अपने देश की चिंता है, और वही हुआ। टिहरी डैम तो बन गया लेकिन उसके बाद चुनाव हुए तो वहाँ पर हमारी पार्टी सभी की सभी सीटें हार गई। हम लोग कभी नहीं भूल सकते कि लोकसभा सांसद के रूप में नैनीताल क्षेत्र में जो उन्होंने अद्वितीय कार्य किए, वर्षों से लंबित जबरानी बांध के लिए उन्होंने प्रयास किया, आज वो फलीभूत होने जा रहा है। टनकपुर से लेके ऋषिकेश से कर्णप्रयाग और टनकपुर से लेकर जो पिथौरागढ़ तक की रेल लाइन का काम आज जिसका सर्वे हो रहा है, उससे हम लोग भी जोड़ रहे हैं किच्छा तक, इसकी बुनियाद भी भगतदा ने रखी थी। असल में भगत सिंह कोश्यारी राजनीति में आने से पहले ही काफ़ी प्रसिद्ध हो चुके थे। वे अपने शिक्षण कार्य, ग्रामीण जनों के बीच सेवा भाव, आपदा के वक्त सेवा कार्य और आम जनों से जुड़ाव के लिए जाने जाते थे। उनका अपने स्कूल के छात्रों पर गहरा प्रभाव था। उनके पढ़ाए हुए कई शिष्य आज शिक्षण कार्य कर रहे हैं, वहीं कई उनसे प्रेरित होकर सामाजिक कार्यों में जुटे हैं। जब हम बचपन में थे, शाखा जाना, पार्टी के प्रति काम करना, जिस समय बहुत कम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, उस समय उन्होंने हम लोगों को आगे लाने की कोशिश की, कार्यकर्ता बनाया, युवा मोर्चा का काम सिखाया, जगह जगह लोगों के दुख और सुख में कैसे जाते हैं उनसे हमने सीखा। हम बच्चे थे, हम नारे लगाते थे, अंधेरे में एक चिंगारी, भगत कोश्यारी, भगत कोश्यारी। नमस्कार भगतदा, काफ़ी पहले से जो है आपका मार्गदर्शन मिलता रहा है। जब आप उत्तराखंड में मुख्यमंत्री थे तो जो है जनता के बीच जब भी आप आते थे तो जो है जनता आपसे आपको अपना करीब समझती थी। आप जन जन के नेता हैं। और उसके बाद जब दूसरे टर्म में आप नेता प्रतिपक्ष रहे तो उस समय आपसे श्रीनगर कार्यालय में, बीजेपी के श्रीनगर कार्यालय में आपसे काफ़ी मिलना जुलना रहता था और आपका मार्गदर्शन प्राप्त होता था। आप भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं, उत्तराखंड की जनता के जन जन के नेता हैं। गुरुजी प्रणाम। मुझे बहुत हर्ष होता है कि जिन्होंने मुझे पढ़ाया आज वो इतने बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं और आप आज गवर्नर हैं। ये मेरे लिए भी एक हर्ष का विषय है
कि सन 88 या 85 के आसपास जब मैं पिथौरागढ़ शिशु मंदिर में पढ़ा करता था, तब आपके आशीष वचन सुनने को मुझे मिलते थे। शायद उनका प्रभाव है कि आज मैं भी एक शिक्षक हूँ। भगत सिंह कोश्यारी के बारे में एक बात सभी कहते हैं, जिसमें उनके राजनीतिक विरोधी भी शामिल हैं। वो है उनकी जीवटता, कर्मठता और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भागीदारी करना। उनका पहाड़ के लोगों के प्रति गहरा लगाव है, जो उन्हें भगद्दा बनाता है। उन्हें चकाचौंध ने कभी आकर्षित नहीं किया। वे साधारण ग्रामीण की भांति हमेशा रहे, जिससे उनके ऊंचे पदों पर पहुंचने के बाद भी लोगों का उनसे सीधे संवाद बना हुआ है। भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड की राजनीति में ऐसा व्यक्तित्व हैं जो लोगों के दिलों में राज करते हैं। अमूमन देखा जाता है कि राजनेता का जब कद बड़ा हो जाता है, वो अपने दल तक सीमित हो जाते हैं और पदों तक सीमित हो जाते हैं, लेकिन भगत सिंह कोश्यारी जी के साथ ऐसा नहीं है। वो जब विधायक थे तब भी लोगों के साथ संवाद करते थे, जब मंत्री बने तब भी उनका संवाद लोगों के साथ बना रहा, जब मुख्यमंत्री बने तब वो लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में जाने लगे। सांसद के तौर पर उनका अभूतपूर्व कार्य था। ऊधम सिंह नगर के लोगों के साथ ही नहीं, पहाड़ के तमाम इलाके के लोगों के साथ सीधा संवाद रखते थे। और जब राजभवन पहुंच गए हैं तब भी उनका लोगों के साथ संवाद बना हुआ है। तो यही वजह है कि लोग उनको अपने दिलों में बसाते हैं। पहाड़ के बहुत सारे लोग आरएसएस से जुड़े हुए हैं और राजनीति में भी हैं, पार्टियों से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन भगद्दा है। आज भी उनकी सादगी को देखकर आप ये कह सकते हैं कि इतना बड़ा एक साधारण परिवार का व्यक्ति महामहिम के पद पर सुशोभित हैं, तो आज भी वो लोगों के लिए भगद्दा ही क्यों बने हुए हैं? यह बहुत बड़ी बात है। भगद्दा होना इतना आसान नहीं है। भगद्दा एक बड़ा व्यक्तित्व है और जो अपने को आज भी भगद्दा ही कहलाना पसंद करते हैं। लोगों के बीच उनका उठना बैठना और उनसे बातें करना, एक सहजपन, वो अद्भुत है। भगत सिंह कोश्यारी को पहाड़ के लोग गुदड़ी का लाल कहते हैं। उन्होंने अपने जीवन में जो भी पाया उसे अपनी मेहनत और जीवटता से हासिल किया। सबसे अहम उनकी सादगी और सरलता के लोग कायल हैं। उनके जानने वाले कहते हैं उनकी सादगी और सरलता के साथ कर्मठता का जो मेल है वही उन्हें शिखर तक ले गई, जो अमूमन दूसरे लोगों में कम ही नजर आती है। उनको तराई, भावर और पहाड़ तीनों के लोगों से संपर्क, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों का ज्ञान और लोगों से उनका एक आम जन की तरह संवाद कायम करने का जो तरीका था, उसको हम लोग बहुत मिस करते हैं। वो अद्वितीय नेता हैं, लोकप्रिय हैं और उनके व्यक्तित्व में उत्तराखंड की छवि झलकती है। अगर देश में कहीं भी जाएं तो जो उनका व्यक्तित्व है, जो उनका वेशभूषा है, जो उनकी बातचीत है, वो हमारे पूरे उत्तराखंड की एक झांकी है। दशकों तक आप लोगों के बीच में रहकर, उनके बीच में ही प्रवास कर लोगों की सेवा करते रहे। शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब भगत सिंह कोश्यारी अपने घर में रहे हों। और हम इसको इस तरीके से भी देखते हैं कि जब भगद्दा का जन्म उत्तराखंड के एक छोटे से ज़िले बागेश्वर की एक कपकोट तहसील, जो दूरस्थ इलाके पे स्थित है, उसका एक गांव नामची चिट्टाबगड़ में आपका जन्म होता है। अल्मोड़ा में आपकी शिक्षा दीक्षा होती है और आपका जो सफ़र आगरा विश्वविद्यालय तक भी पहुंचता है। और इसके बाद जिस तरीके से राष्ट्र की सेवा के लिए आपने अपना पूरा जीवन समर्पित किया, उसी का परिणाम है कि आज भी उत्तराखंड का जन जन, हर आम आदमी, हर आम व्यक्ति भगद्दा को अपने से जुड़ा हुआ महसूस करता है। कोश्यारी जी को आप गांधीवादी भी कह सकते हैं। वो पूरे जीवन भर सादा जीवन जीते आए हैं। उनके वस्त्र बेहद साधारण होते हैं। वो धोती, कुर्ता, टोपी पहनते हैं, एकदम पहाड़ी पहचान है उनकी। उनका भोजन बेहद सादा है। वो अमूमन अपने भोजन में खिचड़ी खाते हैं या कड़ी चावल खाते हैं। तो ये साधारण बात नहीं है। जब आप इतने बड़े पद पर पहुंच जाएं, उसके बाद भी आप सादा जीवन जीते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। भगत सिंह कोश्यारी आज भी उनकी जो सादगी है
उनके पहनावे से हम देख सकते हैं। आज भी उनकी टोपी जो पहाड़ की एक खास पहचान देती है, उनकी धोती, उनके पाँव पे एक साधारण से चप्पल और उनका जैकेट, ये उनका पहचान है। खान पान के विषय में देखें तो आज भी चाहे महामहिम हैं, महाराष्ट्र के महामहिम हैं, और उससे कुछ दिन पहले वो गोवा के भी महामहिम रहे, लेकिन उनका जो सादगी भरा खाना है और रस भरा, जिसे बड़े स्वाद लेके वो खाते हैं, वो खिचड़ी है और कढ़ी है। उनकी जो तपस्या है वो यही है कि उन्होंने प्रतिबद्धता के साथ अपने जीवन को जीवा है। 31 अगस्त 2019 को राज्यपाल पद की जिम्मेदारी मिलने के बाद से भगत दा महाराष्ट्र के राजभवन में रह रहे हैं, लेकिन उनके जानने वालों का कहना है कि उनका मन उत्तराखंड के गांवों में बसता है। यही वजह है कि जब भी उन्हें मौका मिलता है वे उत्तराखंड आने से नहीं चूकते हैं और छोटे छोटे कार्यक्रमों तक में शिरकत करते हैं। ये बड़ा गर्व का विषय है कि आप उस पद पर सुशोभित हैं जिसने हम सभी का गर्व से सीना चौड़ा किया है। सुदूरवर्ती पिथौरागढ़ से निकलकर आपने महाराष्ट्र में अपना जो एक तरीके से बौद्धिक क्षमता का परचम लहराया है, ये हम सभी को गौरवान्वित करता है। आपके द्वारा किए गए कार्यों की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। कोश्यारी जी नमस्कार, मैं योगेश मखपाल हल्द्वानी का मूल निवासी हूँ और बेंगलोर में IT क्षेत्र में कार्यरत हूँ। मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ और आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं और आज भाजपा के काफ़ी एक गद्दावर नेता हैं और काफ़ी प्रतिभावान नेता हैं, और हमें बहुत खुशी हुई जब आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे थे। उसके बाद आप हमारे संसदीय क्षेत्र के सांसद भी रहे हैं और हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ जब आप यहाँ पे सांसद रहे तो आपसे मिलना, किसी भी चीज़ के लिए अगर आपको अप्रोच करना हो तो वो बहुत ईजी था, और हमें इस बात की बहुत खुशी है और हम लोग बहुत सराहते हैं आपके उस कार्य को। अब उसके बाद आप महाराष्ट्र के राज्यपाल बने हैं, उस पर भी आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। भगत दा नमस्कार, मैं हल्द्वानी से दमयंती करगेती बोल रही हूँ। आप पहले सांसद थे तो अच्छा लगता था, कोई भी काम हो आपसे मिलने में बड़ी सुविधा होती थी और एक विश्वास जैसा बनता था, भरोसा रहता था। आप राजभवन में हो तो अच्छा लगता है, खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। भगत दा नमस्कार, मैं मोहनचंद करगेती हूँ, हल्द्वानी से बोल रहा हूँ मैं। आप सांसद रहे यहाँ के, बड़ा स्नेह करते थे लोग आपसे, बड़े आत्मीयता रखते थे, बड़ा अपनापन रखते थे। आपकी याद सबको आती है, अभी हमको भी आती है। अभी आप राज्यपाल हैं, हमें अच्छा लगता आप इधर ही किसी बड़ी पद में होते। आप मुख्यमंत्री भी रहे यहाँ के, सांसद भी रहे, बड़ा अपनापन रखते थे, लोग आपके पास आते थे, बहुत आशाएं लेके आते थे और आप उनकी आशाओं को पूरा करते थे। नमस्कार भगत दा। नमस्कार भगत दा। मैं और मेरी धर्मपत्नी प्रिया, तो हम कुछ आपके बारे में कहना चाह रहे थे। तो आप यहाँ पे जब सांसद रहे थे तो उस वक्त आपसे पहली बार मेरी मुलाकात हुई थी। खैर नौकरी के सिलसिले में मैं बाहर रहा करता था, पर जब बीच में एक बार मम्मी पापा के आग्रह से हम सब लोग आपके पास मिलने गए थे, कुछ हमारा काम भी था, तो आपने बहुत ही अच्छे ढंग से हमें एंटरटेन किया और हमारा जो काम था एकदम तत्परता से हमारा जो काम हुआ है, उस वजह से उस जो काम उस टाइम पे हुआ था वो काम से हमारा ज़िंदगी की काफ़ी सारी चीज़ उलझनें दूर हुई थी और तभी आप हमें हमेशा याद रहते हैं। जब आप यहाँ पे सांसद थे तब मैं पढ़ाई कर रही थी और उसके बाद मैं यहाँ पे आई शादी करके हल्द्वानी। तो आपके राज में हमें बहुत आसानी रही, हमने बहुत अच्छा समय व्यतीत किया और आपका कार्यकाल बहुत ही सुंदर रहा है। और आज आप महाराष्ट्र के गवर्नर हैं और आपकी ये उपलब्धि और ये आपका ओहदा देख के हमें बहुत खुशी होती है और हम आपके लिए चाहते हैं, हम आपके लिए बहुत अच्छी भावनाएं रखते हैं और आपकी बहुत चाहते हैं कि आप इस तरह ही आगे हमेशा कार्यभार अपना संभाले रहें और आगे बढ़ते रहें। राजनीति में एक जुमला है, व्यक्ति से बड़ा दल होता है। ये बात सही है कि व्यक्ति से बड़ा दल होता है, लेकिन ये भी सही है कि व्यक्तियों के जुटने से ही दल बनते हैं। लेकिन ये समझना भी आवश्यक है कि दल तभी जनता में अपनी छाप छोड़ते हैं जब भगत दा जैसे लोगों की उसमें मौजूदगी होती है।